Good morning, students. So today I'm going to start with the next chapter, that is your bills of exchange. Now मैंने chapter का नाम लिखा है bills of exchange, as you can see, and bills के आगे मैंने दो terms लिखी हैं. The terms are bills receivable and bills payable. Now bills of exchange chapter सबसे पहली बात बनाया क्यों जाता है, इसका लॉजिक क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ध्यान से समझना. Whenever there is a non-cash transaction, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब भी दो पार्टीज आपस में कोई गुड्स बेचती हैं या खरीदती हैं, बट फॉर नॉट ऑन द कैश बेसिस, ऑन द नॉन कैश बेसिस, तो जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है तो उस क्रेडिट ट्रांजेक्शन का हम कोई प्रूफ रखते हैं. उस प्रूफ को हम क्या कहते हैं, हम एक बिल ड्रॉ करते हैं. भाई जैसे कि ए ने बी को गुड्स बेचे 1 लाख रुपीज़ के, और ए ने कहा कि चलो बी, यू विल नॉट मेक मी द पेमेंट टुडे, आप मुझे 1 या 2 महीने बाद पेमेंट दे देना. तो 2 महीने के लिए ए के पास कोई प्रूफ होना चाहिए, वो एक बिल बना के देगा बी को कि 2 मंथ्स बाद आप मुझे द पेमेंट ड्यू वो पे कर देना. दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो लॉजिक क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का? द वेरी बेसिक लॉजिक इज व्हेनेवर देयर इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जब भी कोई उधार की ट्रांजेक्शन होती है तो पार्टीज आपस में कुछ बिल्स एक्सचेंज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रूफ. उस बिल को क्या कहा जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब बिल्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेएबल. बिल्स रिसीवेबल कौन बनाता है? जिसको पैसा लेना है. एंड बिल्स पेएबल कौन बनाता है? जिसको पैसा पे करना है. अब टू क्विकली अंडरस्टैंड द टॉपिक, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर में हम सारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके ऊपर रख रहे हैं? नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे. एंड दिस चैप्टर इज प्योरली बेस्ड ऑन योर जर्नल. ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है. तो इफ यू हैव very good command on your journal, you will be able to do this chapter. Now quickly let us take an example. Ram sold goods to Shyam for rupees 80,000 on 1st April 2019. Underline the date, 1st April 2019. ये बहुत important है. On the same date, Ram drew bills of exchange on Shyam for 3 months. Now you tell me seller कौन है यहाँ पे? Ram is selling the good, he is the seller. He is selling the goods to Shyam, he is the buyer. उसने कब गुड्स बेचे? 1 अप्रैल 2019 को. अब राम ने क्या किया कि भाई शाम को कहा कि वो कितने टाइम बाद उसको पेमेंट दे? आफ्टर 3 मंथ्स. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू गिव द जर्नल एंट्रीज इन बोथ द बुक्स. अब इस टाइप ऑफ सिचुएशन में जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, वो हम दोनों की बुक्स में बनाते हैं. दोनों कौन? राम हु इज़ द सेलर एज वेल एज श्याम हु इज़ द बायर. दोनों की बुक्स बनेंगी, दोनों की जर्नल एंट्रीज बनती हैं. अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इस चैप्टर में? एक कंसेप्ट जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ, दैट इज़ योर कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डेट? एक होता है डेट ऑफ सेल या परचेज, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है. क्या गिवन है? ऑन 1 अप्रैल 2019 को उसने सामान बेचा. ड्यू डेट क्या होगी बेटा? कि उसको कितना टाइम पीरियड दिया पेमेंट करने का. अब हमें क्लियरली पता है 1 अप्रैल को उसने बेचा और उसने कहा आफ्टर 3 मंथ्स आप पेमेंट मुझे दे देना. तो आपके अकॉर्डिंग ड्यू डेट क्या होगी? अप्रैल के आगे 3 मंथ्स चले जाते हैं, क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2019 प्लस 3 मंथ्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. हमने 3 मंथ्स आगे कैलकुलेट किया, तो 1 मई, 1 जून एंड 1 जुलाई. हमारी 1 जुलाई आ गई ड्यू डेट. बट द रूल सेज आप जैसे ही ड्यू डेट आती है उसके बाद पार्टी को एडिशनल 3 दिन भी दो. उसे हम कहते हैं ग्रेस डेज. ये रूल है आपकी सेल परचेज का, आपके बिजनेस का, कि जब भी ड्यू डेट होती है अगर वो ड्यू डेट पे पेमेंट कर देता है तो वेल एंड गुड. अगर वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है तो भी वेल एंड गुड. अगर वो ड्यू डेट पे नहीं कर रहा, जो हमारे 3 मंथ्स के बाद आती है, और उसमें ग्रेस डेज ऐड करते हैं हम 3, हम उसे 3 दिन का और टाइम पीरियड देते हैं कि भाई चलो, कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी ड्यू डेट आ चुकी है, तो 3 दिन का हम उसको एक रिलैक्सेशन दे देते हैं, एडिशनल डेज देते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्रेस डेज. तो 1 जुलाई में अगर आप 3 ऐड करोगे तो योर ड्यू डेट विल टर्न आउट टू बी 4 जुलाई 2019. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर ड्यू डेट. हमने क्यों निकाली? क्योंकि जर्नल एंट्री में हमें पर्टिकुलर्स के पहले एक सीरियल नंबर और डेट का कॉलम बनाना होता है, तो डेट के कॉलम में हम इसका भी यूज़ करते हैं. सो द रूल इज़ जो भी आपको टाइम पीरियड दे रखा है उसको ऐड करिए और उसमें आगे 3 डेज और एक्सटेंड कर दीजिए. नाउ मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 more एग्जाम्पल्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट. द फर्स्ट वन सेज
A bill dated 12th July 2018 payable after 3 months. Very easy. सेल डेट क्या है? 12th जुलाई. टाइम पीरियड कितना दिया? 3 महीने. तो लुक हियर, 12th जुलाई में अगर हम 3 मंथ्स आगे कंटिन्यू काउंट करें तो कितना आएगा? जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. तो हमारा 12 अक्टूबर आ गया. बट दिस इज नॉट द ड्यू डेट. ड्यू डेट कब आती है? प्लस 3 ग्रेस डेज. तो 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद हमारा ड्यू डेट जो आती है वो 15 अक्टूबर 2018. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में 1 मार्क का क्वेश्चन अदर एमसीक्यू में भी आ सकता है. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. अब ज़रूरी नहीं है जो हमें डेज दिए हैं, टाइम दिया है, वो मंथ्स में दिया हो, डेज में भी दिया जा सकता है. जैसे कि लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. अ बिल डेटेड 31st March 2018 पेबल आफ्टर 90 days. बेटा ध्यान से समझना. अब यहाँ पे हमें मंथ्स नहीं दिए, क्या दे दिया? डेज में कैलकुलेशन करनी है. लेट अस सी हाउ वी विल डू इट. डेट ऑफ सेल है हमारी 31st मार्च. उसके बाद हम क्या करेंगे? हर मंथ के डेज लिखेंगे ताकि हमारा टोटल 90 बन जाए. अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30. मई में 31. जून में 30 होते हैं, मगर हम कितने तक लेंगे? सिर्फ 29 तक, क्योंकि 90 दिन वहीं तक पूरे हो रहे हैं. 30 + 31 + 29 टर्न्स आउट टू बी 90. सो आप बताइए हमारी डेट क्या होगी? 29 जून. यहाँ हमने 30 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 30 लेते वो 91 बन जाएंगे, मगर हमें लिमिट कितनी दी है? सिर्फ 90 डेज़ की. तो जब भी डेज हों तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ डेज लिखेंगे हर मंथ का और इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. अब आगे क्या करना है? 3 ग्रेस डेज. तो 29 + 3 30 जून + 1 जुलाई + 2 जुलाई. तो 2 जुलाई 2018 आपका ड्यू डेट आ गई. This is how you calculate your due date. In my next video, I'm going to take up this question only, and I'm going to explain how you prepare your journals.